नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार शिक्षा द्वार में। आज हम बात करेंगे राजस्थान के स्टैटिक जीके की क्लास नंबर 10 के बारे में। इससे पहले हम आपको 9 क्लासें दे चुके हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने वे क्लासें नहीं देखी तो अभी जाइएगा, वे क्लासें ज़रूर देखिएगा। इन क्लासों की आपको प्लेलिस्ट बना के भी दे दी गई है। पिछले ही दिनों में आपको राजस्थान जियोग्राफी की 1 रिपोर्ट, स्टैटिक जीके की क्लास जो आपको कंटिन्यू मिल रही है और योजनाओं की क्लास, और इसी के साथ में आपको 1 रिपोर्ट भी दे दी गई है। तो उन क्लासों को जाकर भी ज़रूर देखिएगा। और कोई भी आपका भाई बहन बंधु 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो 2nd ग्रेड स्पेशल हमारी राजस्थान हिस्ट्री की क्लास, जिसमें हमने अभी पहला टॉपिक महाराणा सांगा करवाया है, तो वो क्लास भी आप जाके ज़रूर देखिएगा और शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और जिन्होंने भी अभी तक शिक्षा द्वार परिवार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 1। करौली जिले का गठन हुआ। इतना प्यारा प्रश्न है। पिछले ही दिनों एक एग्जाम हुआ है पटवार का। पटवार के एग्जाम में ये प्रश्न हूबहू पूछा गया। सारी शिफ्टों में किस प्रकार का प्रश्न बना था? करौली का कब, हनुमानगढ़ का कब, प्रतापगढ़ का कब। तो ये वाली बात याद रखिएगा, कौन सा कब बना। अब बात करते हैं थोड़ी सी पहले की, कब की, जब 1 नवंबर 1956 की बात कर रहे हैं। 1 नवंबर 1956 की, तब राजस्थान में जिले कितने थे? तो 26 जिले थे। और वर्तमान में जिले कितने हैं? तो 33 जिले हैं। और संभाग की बात करें तो 7 संभाग है। अब बात करते हैं किसकी? करौली की। कि कौन सा नंबर का जिला बना? पहली बात तो 32 नंबर का जिला बना। कौन से नंबर का? 32 नंबर का। तो इसी के साथ में 31 भी पता होना चाहिए और 33 भी पता होना चाहिए। 32 नंबर का बना, पर बना कब, यही हमारा प्रश्न है। तो 19/7/1997, मतलब 19 जुलाई 1997 को बना। कौन सा जिला? करौली। कितवां जिला था ये? 32वां जिला इसका गठन हुआ। 31वें की बात करें तो कौन सा होगा हमारा? हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ कब बना? बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा, 12 जुलाई 1994 को। वही बात करते हैं प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ हमारा 33वां जिला बना कब? तो 26 जनवरी। कितनी जनवरी? 26 जनवरी 2008 को बना 33वां जिला प्रतापगढ़। हम बात कर रहे हैं करौली जिले का गठन की, तो कब है? 19/7/1997। किस में आया था? पटवार के अंदर यह प्रश्न आया था। तो देखिएगा 7/9/95 नहीं, 19/7/1997 बिल्कुल। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया गया था? पहली बात तो यह कि संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? तो 1949 को। कब? 1949 को। अब इसको समाप्त क्यों किया गया और दोबारा क्यों शुरू किया गया? समाप्त इसलिए किया गया कि कुछ लोगों का यह मानना था, कुछ जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ थे उनका मानना था कि यह संभागीय व्यवस्था किसकी देन है? अंग्रेजों की देन है। इससे बंटवारा होता है एक राज्य के अंदर, क्योंकि संभाग बंट जाते हैं। जिस प्रकार राज्य के अंदर 7 संभाग है, 7 प्रकार से बंटा हुआ है, अपनी अपनी व्यवस्था बनाई हुए है। तो किसी को लगा ये तो अंग्रेजों की तरह ही काम होगा, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। कब? 1962 को। और किसने बंद किया? तो मोहनलाल सुखाड़िया जी ने बंद कर दिया और इसको वापस से शुरू किया गया। क्योंकि अगर किसी एक बड़े क्षेत्र का कार्य एक जगह से संभाला जाएगा तो पॉसिबल नहीं है, तो इसको दोबारा से शुरू किया गया 1987 को। किसके समय में? तो हरिदेव जोशी के समय में। याद रखिएगा, किसके समय? हरिदेव जोशी के समय। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 1962 में समाप्त हुआ और 1987 में पुनर्स्थापित हुआ। तो 1 नंबर में 1966 नहीं, 1962 तो सही है। 2 नंबर में 1987 भी सही, तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है?
तो देखिए पहला, इसका आधार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। बिल्कुल सही बात, विषम कोणीय चतुर्भुज है क्या हमारा राज्य राजस्थान। तो पहली लाइन तो बिल्कुल सत्य हुई। एक सत्य कथन पूछा, पहला ही ढूंढ लिया हमने, तो दूसरा भी देख लेते हैं। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर है। नहीं, यहां आ गया सारा, गड़बड़ हो गई क्या, यही गड़बड़ हो गई। मान लीजिए ये है अपना प्यारा राज्य राजस्थान। उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पश्चिम से पूर्व की लंबाई की हम बात करें तो उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है हमारी वो है 826 किलोमीटर। वहीं बात करें पश्चिम से पूर्व की लंबाई की तो 869 किलोमीटर। तो ये तो हो गया गलत। इसकी स्थलीय सीमा 6920 किलोमीटर। नहीं, ये तो गलत है। इसकी स्थलीय सीमा तो 5920 है। कैसे? 1070 तो कहां की है, याद रखिएगा, पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है। और वहीं 4850 कौन सी स्थलीय सीमा लगती है। तो ये भी गलत है। इसका क्षेत्रफल 3,42,229। नहीं, ये बात भी गलत है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 है। ये तो क्या है, वर्ग किलोमीटर में। पूछ लिया जाए वर्ग मील में तो 132 140 या 39 दोनों में जो भी मिले वही सही होगा। परंतु 132 140 याद रखिएगा किसके अंदर, वर्ग मील के अंदर। तो तीनों की तीनों लाइनें गलत है। इसी के साथ में एक बात आपको पता ही होगी, सबसे उत्तर में गांव कौन सा गांव, कोणा गांव। और कोणा गांव कहां पे, गंगानगर के अंदर पड़ता है। वहीं बात करें सबसे नीचे वाला गांव, कौन सा गांव, बोरकुंड गांव। और कहां पड़ता है बोरकुंड गांव, तो बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है। सबसे पूर्व के अंदर गांव कौन सा, सिलाना गांव। और कहां पड़ता है, धौलपुर के अंदर पड़ता है। सबसे पश्चिम में गांव कटरा गांव। और कहां पड़ेगा, जैसलमेर के अंदर पड़ेगा। तो ये वाली बात भी अच्छे से याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं, सुमेलित कीजिए। प्रश्न नंबर 4 आ गया, सुमेलित कीजिए। बांसवाड़ा, जैसलमेर, धौलपुर, गंगानगर। सामने दिया गया है अक्षांश और देशांतर। देखो अगर किसी को अक्षांश देशांतर आते हैं वो भी एक बार इसमें कंफ्यूज जरूर होगा। इसमें बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, कोई कितना मर्जी कितना बड़ा धुरंधर क्यों ना हो, परंतु अगर इस प्रकार के प्रश्न को देखेगा तो एक बार परेशानी में जरूर आएगा। इसमें क्या पूछा गया है कि बांसवाड़ा की अक्षांशीय स्थिति क्या, जैसलमेर की क्या, धौलपुर की क्या, गंगानगर की क्या। तो किसी को पता हो तो हमारे राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है, तो याद रखिएगा 23 डिग्री, किसकी बात कर रहे हैं, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से कितनी है, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक। और सबसे दक्षिण में गांव कौन सा पड़ता है हमारा, बांसवाड़ा का बोरकुंड। सबसे उत्तर में गांव कौन सा पड़ता है, कोणा गांव, किसका, SGNR श्री गंगानगर का। और वहीं पूछ ली जाए राजस्थान की देशांतरीय स्थिति क्या है, तो याद रखिएगा 69 डिग्री, कितनी, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व तक। और सबसे पश्चिम में कौन सा गांव, कटरा गांव, कौन सा जिला, जैसलमेर जिला। और पूर्व में कौन सा गांव, सिलाना गांव, जिला कौन सा, धौलपुर। और यही तो प्रश्न में पूछा गया है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। देखिएगा बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा सबसे नीचे कहां पे, दक्षिण के अंदर, गांव कौन सा, बोरकुंड। तो बांसवाड़ा में कहां से कितने डिग्री अक्षांश से चलती है रेखा, 23 डिग्री 3 मिनट से। तो देखिएगा कहां पे है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पे मिल गया हमें 23 डिग्री 3 मिनट। तो देखो ए में 3 वाला रखो, बाकी काट दो, 1 को रखिए, 2 को रखिए, 3 को काट दीजिए, 4 को भी काट दीजिए। बात करते हैं जैसलमेर की। जैसलमेर कहां, पश्चिम में, तो देशांतर चालू होगा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से। तो देखो कहां, 1 नंबर नहीं 2 नंबर, बिल्कुल जिसमें बी में 2 है वो रखो, ये तो दोनों में है, कंफ्यूज हो गए बहुत बड़ा। अब धौलपुर देखो सबसे लास्ट पड़ता है हमारा पूर्व के अंदर, कौन सा गांव, सिलाना गांव। वहां पे कौन सी रेखा पहुंचेगी, 78 डिग्री 17 मिनट उत्तरी
देशांतर पहुंचेगा तो 4 नंबर मिलाइएगा। तो इसी के साथ 1 नंबर ऑप्शन कट गया, 2 नंबर हमारा बिल्कुल सही होगा और गंगानगर को मिला दो 1 नंबर के साथ में। ये दोनों की दोनों चीजें समझ में आई आपको। अक्षांश और देशांतर पूछा गया था, प्रश्न हार्ड नहीं था, बस लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल थी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग है। तो पहली बात, पश्चिम मरुस्थल की बात कर रहे हैं, तो इसका अगर बात करें हम थार के मरुस्थल की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। थार का मरुस्थल बोले तो पश्चिमी मरुस्थल, ये भारत के अंदर कितना है, तो भारत के अंदर 85% है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो मात्र 15% का है पाकिस्तान में। अब इस 85% के अंदर भी कुछ 3 हमारे राज्यों के अंदर है। कौन कौन से वो हैं? 3-4 राज्य हमारे, वो 4 राज्यों में फैला हुआ है। पहला बात करेंगे हम राजस्थान की, 62% फैला हुआ है। फिर हरियाणा, पंजाब और गुजरात की बात करेंगे। और थार मरुस्थल की अगर बात करें उत्तर पश्चिम, किसकी? उत्तर पश्चिम में जो हमारा थार मरुस्थल फैला है वो है 640 किलोमीटर का। कितना? 640 किलोमीटर लंबा फैला हुआ है उत्तर पश्चिम के अंदर। और वहीं बात करें चौड़ाई की बात की जाए इसकी, तो 300 वर्ग किलोमीटर की चौड़ाई है। किसकी? हमारे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। और वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल की बात करें तो 1,75,000। कितना? 1,75,000। तो देखिएगा 2,42,200 नहीं, 75,000 भी नहीं, 1,75,000 बिल्कुल। 3 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। क्या बात कर रहे थे? इसके कुल क्षेत्रफल की बात कर रहे थे, तो कितना था? 1,75,000 था। किसकी बात करें? और अगर ये पूछ लिया जाए 1,75,000 किसके अनुसार है, तो राजस्थान का भूगोल नामक एक पुस्तक है, राजस्थान का भूगोल। और ये पुस्तक किसकी है? सबसे बड़ी बात तो यही है, तो हरिमोहन, नाम सुना होगा हरिमोहन सक्सेना साहब का, हरिमोहन सक्सेना साहब का, इनके द्वारा एक पुस्तक है राजस्थान का भूगोल। उसी के अंदर है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हमारा पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश लिखा हुआ। राजस्थान में 62% है, सर्वाधिक राजस्थान में। और उत्तर पश्चिम में 640 किलोमीटर लंबा, 300 किलोमीटर चौड़ा पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को। जिस दिशा में अरावली श्रेणी की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है। तो देखिएगा हम अगर थोड़ी सी बात करें ना, राजस्थान के मैप के अंदर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो देखिएगा यहां से चली अरावली, बीच में होगी थोड़ी सी संकरी और ये थोड़ी सी फैली, यहां से चली ये बीच में संकरी होगी और ये इस प्रकार फैलगी। ये कौन सा? उत्तर, ये कौन सा? दक्षिण, ये कौन सा? पश्चिम और ये कौन सा? पूर्व। तो देखिएगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर क्या हो रही है? इसकी चौड़ाई बढ़ती जा रही है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, बिल्कुल 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनी प्लेन के रूप में पहचाना गया है? मेवाड़ मैदान, 56 का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान या बनास का मैदान? तो याद रखिएगा हेरोन महोदय द्वारा तीसरा पेनी प्लेन जाना गया है, उसका नाम है मालपुरा करौली का मैदान। 3 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। वर्टिसोल मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। कहां पाई जाती है वर्टिसोल? अब आप एक छोटा सा नक्शा देख लीजिए हमारे प्यारे राज्य राजस्थान का, और आप कभी नहीं भूलोगे। अगर मिट्टी वाली क्लास लगा ली तो आप फिर तो बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। तो देखो ये है हमारा राजस्थान और ये आगे अरावली के समांतर। तो सबसे पहले बात करेंगे जो हमारे राजस्थान में पाई जाती है पश्चिम मरुस्थल में, उसका नाम है एरिडोसोल। किसकी बात कर रहे हैं? एरिडोसोल की बात कर रहे हैं। यही पाई जाती है अनउपजाऊ मिट्टी कहते हैं जिसे, इसका नाम है एंटीसोल। किसकी बात हो रही है? एंटीसोल्स की बात हो रही है। वही बात करिए अरावली के जो समांतर जा रही है, इसके अंदर जो मिट्टी पाई जाती है इसका नाम है इनसेफ्टी।
क्या इसकी बात कर रहे हैं? इन सेफ्टी सोल। और जो पूर्वी मैदान में पाई जाती है उसका नाम है एल्फी सोल्स। और जो हमारे हड़ौती के क्षेत्र में जो काले रंग की मृदा पाई जाती है इसे ही कहते हैं वर्टी सोल्स। और याद रखिएगा वर्टी सोल्स का मतलब हड़ौती प्रदेश। अब ढूंढ लो, हड़ौती के जिले ढूंढ लो। देखो झालावाड़, कोटा, बूंदी, 12 जिलों में पहला ऑप्शन ही मिल गया। कौन सा? हड़ौती का। तो लगा दो 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दूसरे की बात करें चूरू, सीकर, झुंझुनू, तो यहां मुख्यतः एरिडोसोल मिलेगी। सिरोही, पाली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, यहां मुख्यतः इन सेफ्टी सोल मिलेगी। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर में आपको एरिडोसोल देखने को मिलेगी, परंतु कुछ एंटीसोल्स भी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। पूर्वाई से तात्पर्य है। पूर्वाई का मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली हवाएं। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 कहता है पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही हवा। तो बिल्कुल 1 नंबर ही हमारा बिल्कुल सही होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। कौन सा उद्गम स्थल नदी दिए गए हैं? उद्गम स्थल दिए गए हैं, सुमेलित नहीं है। तो पहला दिवेर की पहाड़ी, कोठारी बिल्कुल सही है। खमनोर, लूणी ये तो थोड़ा जम नहीं रहा। बिजराल की पहाड़ी से खारी बिल्कुल सही। बिच्छा मेड़ा से सोम नदी ये भी सही। तो कमनौर से कौन सी निकलेगी? तो कमनौर से तो निकलती है हमारी बनास। वन की आशा, वर्णाशा कहां से? कमनौर की पहाड़ी से। वहीं लूणी से बात करें तो लूणी कहां से निकलेगी? तो नाग पहाड़ियां। नाग पहाड़ियां है कहां पे? तो याद रखिएगा अजमेर के अंदर है। तो कहां से निकलती है लूणी? अजमेर की नाग पहाड़ियों से। तो 2 नंबर ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया? किसकी बात हो रही है? 74वें संविधान संशोधन। और ये कब की बात? 1992 की बात कर रहे हैं। पहली बात इसकी बात करेंगे तो ये लोकसभा में कब पारित हुआ, राज्यसभा में कब पास हुआ, लोकसभा में कब पास हुआ, राष्ट्रपति ने कब इसको स्वीकृति दी, और ये कब पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया। तो सारी बातें हम करते हुए चलेंगे। तो याद रखिएगा 22 दिसंबर, किसकी बात हो रही है? 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में पास होता है 74वां संविधान संशोधन। बात करें 23 दिसंबर की, 23 दिसंबर 1992 में यह पास होता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा इसे स्वीकृति मिलती है 20 अप्रैल को, और 20 अप्रैल 1993 को। और पूर्ण रूप से लागू और अस्तित्व में आया, ये कब आया? तो लागू कब हुआ, अस्तित्व में कब आया? तो याद रखिएगा 1 जून 1993 को। कितनी सारी बातें कर ली 74वें संविधान संशोधन के बारे में। तो 1 जून 1993 को यह अस्तित्व में आया। बिल्कुल 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। राजस्थान में नगर परिषदों की कुल संख्या 1 जनवरी 2022 को यथा विद्यमान है। मतलब 1 जनवरी 2022 तक राजस्थान में कितने नगर परिषद है? तो बताइए। थोड़ी सी बातें ऊपर नीचे वाली और करते हुए चलते हैं। पहली बात करते हैं नगर निकाय की। किसकी? नगर निकाय की। तो कितने नगर निकाय? 213। अगर बात कर लें नगर निगम की, नगर निगम कितने? 10। वही बात कर लें नगर परिषद की, ये बात कर रहे हैं 1 जनवरी 2022 तक की। नगर परिषद की बात करें तो कितनी? 34 है। और यही हमारा प्रश्न था। तो 30 नहीं 34 बिल्कुल सही होगा। यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहां पर की गई? अब ये बात याद रखिएगा, छावनी बोर्ड का मतलब, छावनी से आपको समझ में आ रहा होगा जहां पे हमारे जो कह सकते हो आप हथियार से हमारे सैनिक रहते हैं, ये कहां पे इसकी स्थापना की गई? तो याद रखिएगा वहीं पे इसकी स्थापना की गई जहां पे प्राचीन काल में छावनियां हुआ करती थी। तो क्या माउंट आबू, क्या नसीराबाद में छावनी थी? बिल्कुल थी। माउंट आबू में नहीं थी, जोधपुर में नहीं थी, बाड़मेर में भी नहीं थी। तो नसीराबाद में छावनी थी ना, तो यही हमारी छावनी बोर्ड की स्थापना की जाएगी और यही की गई। और इसको एक और नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? तो कैंटोनमेंट
याद रखिएगा, ये वाला पेपर में कभी पूछ सकते हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड, ये वाली बात भी याद रखिए। किसको? छावनी बोर्ड की हम बात कर रहे थे। 14 नंबर प्रश्न की अब बात करते हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्तियों का नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? 10, 12, 8 या 6? तो याद रखिएगा 2009 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के तहत 8 व्यक्तियों का नाम किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 15 की। राजस्थान में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषदों में कब किया गया था? 2003 में, 2007 में, 2002 में या 2005 में? सीधा प्रश्न, सीधा उत्तर होना चाहिए। राजस्थान में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषदों में कब किया गया? तो 2003 में किया गया। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 16 की। मत्स्य जनपद की राजधानी थी। तो पहली बात तो ये याद रखिएगा कि मत्स्य जनपद की जानकारी किस अभिलेख या किस वेद से मिलती है? तो ऋग्वेद से मिलती है। किससे? ऋग्वेद से मिलती है। और मत्स्य जनपद में आते कौन कौन से हैं राजस्थान के? तो एक तो आता है हमारा जयपुर, एक आता है करौली, करौली के साथ में एक आता है भरतपुर, और भरतपुर के एक साथ में आएगा अलवर। तो देखिएगा, और इसकी राजधानी किसको बनाया गया? तो विराट नगर को बनाया गया। किसको? विराट नगर को। और इसी को ही कहते थे बेराट। क्या? बेराट। तो देखो, एक नंबर चंपा नहीं, बेराट बिल्कुल सही होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। सूरसेन जनपद में सम्मिलित भूभाग था। तो बताइएगा भाई, सूरसेन मतलब ये कौन सा इलाका था? तो मथुरा के आसपास। किसको? वर्तमान में मथुरा के आसपास का एरिया। और इसके अंदर कौन कौन से उस समय राजस्थान के थे? तो भरतपुर था, करौली था, धौलपुर था। किस किस की बात कर रहे हैं? भरतपुर, करौली, धौलपुर और अलवर का पूर्वी भाग भी था। किसमें? सूरसेन के अंदर। तो एक नंबर ऑप्शन भरतपुर, धौलपुर, करौली बिल्कुल एक नंबर हमारा सही होगा। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 18 को। निम्न प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष प्राप्त हुए? इंपॉर्टेंट लगा लो, एग्जाम में सीधा पड़ेगा कभी और डायरेक्ट आपको यहां से मिलेगा। तो बताइए, निम्न प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कहां से हुए हैं? पहला ऑप्शन करकोट नगर, रंगमहल नगरी या नांदसा। तो याद रखिएगा कहां से प्राप्त हुए हैं? नगरी से प्राप्त हुए हैं। किसके? नहर के अवशेष। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 19 की। राजस्थान में निम्न में से किस गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो किसके हुए हैं? योद्धे, मालव, अर्जुनायन, राजन्य किसके हुए हैं? तो याद रखिएगा योद्धे। और ये योद्धे वाला क्षेत्र कहां था? तो राजस्थान का उत्तरी भाग की बात हो रही है। और राजस्थान के उत्तरी भाग में कौन सा? तो एक तो श्री गंगानगर की बात करेंगे, और उसी के साथ में इसी से लगता हुआ हनुमानगढ़ की बात करेंगे, और बीकानेर का कुछ हिस्सा भी इसके अंदर आता है। कौन सा? योध्या प्रदेश। और यही सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं किसके? गणतांत्रिक जनजाति के। तो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। प्राचीन काल में राजस्थान का वह क्षेत्र जो जम्बुक रण कहलाता था, कौन सा था? केशव राय पाटन, कोलायत, कुम्हेर, मिन्नाल। तो याद रखिएगा जम्बुक रण का मतलब रिंचों का क्षेत्र। किसकी बात हो रही है? रिंचों के क्षेत्र की बात हो रही है। किसे कहते थे? तो कहते थे किसको? रंती देव को। किसकी बात कर रहे हैं? रंती देव पाटन को कहते थे जम्बुक रण। और इसी का दूसरा नाम था हमारा केशव राय पाटन। और एक नंबर हमारा इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही होगा। तो अच्छे से समझ लीजिएगा ये वाला प्रश्न। अब बात होती है 21 नंबर प्रश्न की। निम्न में से किस इतिहासकार ने राजस्थान को शक और सिंथियन जाति के वंशज माना है? सी एम वैद्य,
जेम्स टोड, गोपीनाथ शर्मा या चंद्र वरदाई। तो चंद्र वरदाई जी तो कहते हैं आबू में विशिष्ट जो यज्ञ हुआ था, कुंड हुआ था, उससे उत्पन्न हुए हैं। विशिष्ट राज्य जो हमारे विशिष्ट ऋषि थे उसके यज्ञ से उत्पन्न हुए हैं। कौन? हमारे राजपूत। गोपीनाथ शर्मा कहते हैं ये तो ब्राह्मण वंशीय थे। कौन थे? ब्राह्मण वंशीय थे। वहीं जेम्स टोड कहते हैं ये तो शक थे, सिंथियन थे। तो एक बात तो ये आप याद रखिएगा, जेम्स टोड कौन से? विदेशी हुए, और उन्हीं ने राजपूतों को क्या कहा? विदेशी कहा। और ये विदेशी जाति है शक और सिंथियन। और वहीं बात करें सीएम वैद्य की, तो इन्होंने कहा है, सीएम वैद्य ने वैदिक आर्यों की संतान। किसकी? वैदिक आर्यों की संतान। तो ये वाली बात भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। प्रश्न था राजपूतानों, जो राजपूत थे उनको शक और सिंथियन जाति के वंशज माना है। तो देखिए किसने माना है? तो 2 नंबर ऑप्शन जेम्स टोड ने माना है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। 750 किसकी बात? 750 से 1000 ईस्वी के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तरी भाग भारत पर निम्नलिखित में से किसने शासन किया था? चौहान, मुगल शासक, मराठा या प्रतिहार? अगर बात करें चौहानों की, तो चौहान तो आते हैं लगभग 11वीं से 12वीं शताब्दी के अंदर। मुगलों की बात करें तो मुगल तो बहुत बाद में आते हैं, लगभग 15वीं 16वीं शताब्दी के अंदर। मराठों का वर्चस्व तो 17वीं 18वीं में शुरू हुआ। वहीं प्रतिहारों की बात करें तो 8वीं शताब्दी से लेकर 10वीं 11वीं शताब्दी तक इनका पूरा वर्चस्व रहा था। तो यही हमारे 4 नंबर इसका उत्तर होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। ये हैं, तो कौन से हैं? थोड़े से आप राजस्थान के एक नक्शे में इनको देखिएगा, भूलोगे ही नहीं। पहली बात करते हैं जैसलमेर की। सोनारगढ़ का किला जैसलमेर का किसमें यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है? फिर बात करते हैं राजसमंद कहां पे? कुंभलगढ़ की। फिर बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की। फिर बात की हमने किसकी? गागरोन की बात कर लेते हैं। और गागरोन है कहां पे? झालावाड़ के अंदर है। और उसके बाद में हम बात कर लेते हैं किसकी? हमारे रणथंबोर की। रणथंबोर कहां पे? सवाई माधोपुर में। और फिर बात करेंगे आमेर के किले की। ये राजस्थान के जो 6 किले हैं हमारे विश्व धरोहर सूची में शामिल है, और ये देखने लायक किले हैं। कभी जाओ तो इनको देखिएगा, इनके इतिहास को देखिएगा, बहुत मजा आएगा। तो 1 नंबर ऑप्शन देखते हैं, चित्तौड़गढ़ बिल्कुल है, कुंभलगढ़ ये भी है, रणथंबोर ये भी है, आमेर भी है, जैसलमेर भी है, गागरोन भी है। तो 1 नंबर हमारा बिल्कुल सही होगा। और उसके बाद चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंबोर, आमेर, जैसलमेर, बीकानेर नहीं। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंबोर, आमेर, जैसलमेर, जोधपुर भी नहीं। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंबोर, आमेर, गागरोन, जोधपुर भी नहीं होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। श्री जिनसूरी ज्ञान भंडार किस जिले दुर्ग में स्थित है? तो किस जिले में? जैसलमेर, अजमेर, सिरोही या कोटा में? याद रखिएगा हस्तलिखित की बात कर रहे हैं, हस्तलिखित ग्रंथों की बात हो रही है। और इसका जो भंडार है, हस्तलिखित जो ग्रंथों का भंडार है, कहां पे है? जैसलमेर के अंदर है। किनका है ये जिनसूरी ज्ञान भंडार? कहां? जैसलमेर के सोनारगढ़ किले के अंदर। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। दिलवाड़ा मंदिरों के समूह में 5 मंदिरों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? विमल व सही, इसी का दूसरा नाम आपको देखने का मिलेगा आदिनाथ का मंदिर, और ये तो शामिल है जी। तो पहला तो बिल्कुल सही हो गया। दूसरा लुण व सही, और इसी का दूसरा नाम मिलेगा नेमीनाथ, ये भी शामिल है जी। पशुपतिनाथ ये शामिल नहीं है। दिलवाड़ा मंदिर के 5 जो मंदिर है उनमें कौन सा मंदिर शामिल नहीं? तो पशुपतिनाथ शामिल नहीं है। वही बात करें पित्तलहर की, या इसी को कहते हैं आदिश्वर, क्या कहते हैं? आदिश्वर, तो ये भी शामिल है। और किसकी बात करते हैं? तो खर, किसकी बात हो रही है? खरतर सही की बात हो रही है, तो ये भी शामिल है। और अगला मंदिर है हमारा महावीर स्वामी का।
किसका? महावीर स्वामी का। तो ये है वो 5 के 5 हमारे मंदिर। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। रणकपुर के जैन मंदिरों में कितने खंबे हैं? 1100, 1111, 1444, 1144। तो कितने हैं? और एक बात याद रखिएगा, रणकपुर के जैन मंदिर को इनको ही कहते हैं खंबों का अजायब घर। क्या कहते हैं? खंबों का अजायब घर कहते हैं। और एक बात, किसके काल में ये बनाए गए? तो कुंभा के काल में एक मंत्री थे। क्या थे? मंत्री थे। उनका नाम था धरण शाह। क्या नाम था? धरण शाह। धरण शाह ने बनवाए थे। और इसका शिल्पी कौन? तो दीपाक। ये वाली बात भी याद रखिएगा। और कहां पे है? तो मथाई नदी के तट पर। और कहां पे? पाली के अंदर। कितने खंबे? तो 1444 खंबे। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 2 इसके अंदर घंटे हैं, एक का नाम नर, एक का नाम मादा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़, अजमेर, नागौर या जयपुर? कहां पे है? तो याद रखिएगा, चल फिर शाह की दरगाह हमारे चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 28 की। प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी स्थित है जयपुर में, अजमेर में, टोंक में या बूंदी के अंदर? तो याद रखिएगा, प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी कहां पे है? टोंक के अंदर है। और अब बात कर लेते हैं 29 नंबर प्रश्न की। शहर दिए गए हैं, छतरियां दिए गई है। याद रखिएगा, राज परिवारों की छतरियां होती है, ये विशेष स्थान दिए गए हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले जयपुर की। तो जयपुर वाले जो राज परिवार है उनकी छतरी कहां पे? गेटोर के अंदर। तो बड़ा बाग, छत्र विलास, जसवंतड़ा, गेटोर, बिल्कुल 4 नंबर पे जाइएगा। जोधपुर वालों की बात कर लेते हैं। तो जोधपुर वालों की छतरी कहां पे? मंडोर के अंदर। और मंडोर में कहां पे? जसवंत थड़ा। किसकी बात हो रही है? जसवंत थड़ा की बात हो रही है। इसके बाद बात कर लेते हैं कोटा की। किसकी बात करेंगे? कोटा की। कोटा के अंदर कहां पे? तो कोटा वालों की छतरी है शार बाग। किसकी बाग? चार बाग या छत्र विलास बाग। तो ये 2 नंबर ऑप्शन या चार बाग की बात करेंगे। और जैसलमेर वालों की छतरी कहां पे? बड़ा बाग के अंदर है। तो हमारा 4 3 2 1 बनेगा। तो 1 नंबर नहीं, 2 नंबर, 4 2 3 नहीं, 3 नंबर बिल्कुल, 3 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ में 2 और याद रखिएगा। आप क्या बीकानेर वाले की पूछ ले तो देवी कुंड की बात हो रही है। और उदयपुर की पूछ ले, किसकी? उदयपुर की पूछ ले तो आहड़ की बात हो रही है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 30 की। प्रश्न नंबर 30 को देखिएगा। राजस्थान में पर्यटकों का एक प्रमुख आकर्षण पोद्दार की हवेली जो स्थित है। तो कहां पे है पोद्दार की हवेली? महनसर, फतेहपुर, मंडावा या नवलगढ़? तो याद रखिएगा कहां पे? नवलगढ़ के अंदर है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 31 की। सौंफ जिन्स की विशिष्ट मंडी किस कृषि क्षेत्र को घोषित किया जाएगा? तो बिलाड़ा जोधपुर को, पंच पहाड़ झालावाड़ को, निवाई टोंक को या नंदबई भरतपुर को? जो स्टैटिक की क्लास से रोजाना देख रहा है वहां पे हमारे बजट के प्रश्न डेली रिपीट में चल रहे हैं। तो हमारे बिलाड़ा जोधपुर के अंदर क्या है? सौंफ जिन्स की विशिष्ट मंडी, 1 नंबर सही। पंच पहाड़ झालावाड़ में क्या बहुत बार बता चुके हैं? मिनी फूड पार्क की बात करेंगे। किसकी? मिनी फूड पार्क की। निवाई टोंक के अंदर किसकी बात करेंगे? तो मिनी एग्रो फूड पार्क की बात करेंगे। वही नंदबई भरतपुर की बात करेंगे तो वहां बात करेंगे हम किसकी? मिनी फूड पार्क की। मिनी फूड पार्क कितने? तो 11 है, 11 में से 2 की हम बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 की। बायो पेस्टिसाइड लैब कहां स्थापित की जाएगी? अजमेर, कोटा, बूंदी या टोंक? याद रखिएगा, बायोपेस्टिसाइड लैब कहां पे? तो टोंक के अंदर स्थापित की जाएगी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 33 की। किस पशु के पालन व संरक्षण व समग्र विकास के लिए संरक्षण व विकास नीति को लागू की जाएगी? तो किसके लिए की जाएगी? तो याद रखिएगा, किसके लिए? बकरी के लिए नहीं, भेड़ के लिए नहीं, किसके लिए? ऊंट के लिए। और कितने करोड़ का प्रावधान? तो 10 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 34 की। राजस्थान आवासन मंडल को हाउसिंग सेक्टर की
कि किस श्रेणी में स्कॉच अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। गोल्ड श्रेणी, सिल्वर श्रेणी, ब्रॉन्ज श्रेणी या डायमंड श्रेणी, किसकी बात कर रहे हैं? आवासन मंडल राजस्थान की बात कर रहे हैं। और कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किस श्रेणी के अंदर स्कॉच अवार्ड मिला इनको? तो गोल्ड श्रेणी के अंदर इनको स्कॉच अवार्ड मिला है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 35 की। राजस्थान के कौन से, क्या बात हो रही है? राजस्थान के कौन से क्या कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है? अलवर, भरतपुर, एक व दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, राजस्थान के जो हमारे अलवर व भरतपुर है ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है। तो कौन से? अलवर भी है, भरतपुर भी है, तो 3 नंबर ऑप्शन होगा, एक व दो दोनों। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 36 की। राजस्थान में कितने प्रतिशत घर अच्छी स्थिति की श्रेणी में आते हैं? तो बताइए कितने प्रतिशत घर अच्छी श्रेणी की स्थिति में आते हैं? 29.2%, 61.28%, 83.69% या 68.9%। तो याद रखिएगा, राजस्थान में जो अच्छी स्थिति में आते हैं, अच्छी श्रेणी में आते हैं, वो घर की संख्या है 68.9%। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 37 को। राजस्थान के कितने शहरों में शहरी न्यास स्थापित किए गए हैं? 12, 14, 8 या 19? तो कितने में? 14 शहरों के अंदर शहरी न्यास स्थापित किए गए हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 38 की। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर में विकास प्राधिकरण की स्थापना नहीं की गई? तो याद रखिएगा, किसमें नहीं गई? अभी हाल फिलहाल जो बजट आया हमारा 2022-23 की बात करें तो यहां पे हमारे किस किस की बात करेंगे? कोटा व उदयपुर की बात करेंगे। तो यहां पे प्रस्तावित है क्या? हमारे विकास प्राधिकरण। तो कोटा में भी स्थापित नहीं किया गया। जयपुर के अंदर सर्वप्रथम किया गया 1982 के अंदर। वहीं अजमेर की बात की जाए तो अधिनियम 2013 के तहत, और जोधपुर की बात करें तो 2009 के तहत इसमें स्थापित किया गया है। प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेते हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान कब प्रारंभ किया गया? इतनी बार प्रश्न ये पेपर में आया है, बहुत बार आया है। तो कब किया गया? 11 जुलाई 2021 नहीं, 2 अक्टूबर 2021। बिल्कुल 2 अक्टूबर 2021 को ही प्रशासन शहरों के संग अभियान को प्रारंभ किया गया है। और आज का अंतिम प्रश्न पे बात करते हैं। हाल ही में राजस्थान के किन अध्यापकों को नेशनल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बताइए किन को किया गया है? दुर्गा राम और सुनीता को, दीपक जोशी और जय सिंह को, राजीव महेश्वरी और देवेंद्र झांझड़िया को, या चंद्र प्रकाश द्विवेदी और अवनी लेखरा को? तो बात करें चंद्र प्रकाश द्विवेदी और अवनी लेखरा। कौन से चंद्र प्रकाश द्विवेदी? वही जिन्होंने पृथ्वीराज तृतीय मूवी बनाई थी। और अवनी लेखरा कौन? जिसने पैरा ओलंपिक में और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। तो इनको क्या मिला था? पिछले ही दिनों में मिला था इनको पद्मश्री मिला था। वहीं बात करें राजीव महेश्वरी और देवेंद्र झाझड़िया की तो इनको मिला था पद्म भूषण मिला था। और वहीं बात करें दीपक जोशी और जय सिंह की तो इनको कब की बात कर रहे हैं? इस वर्ष नहीं, पिछले वर्ष की बात करें तो 2021 में इन्हें मिला था नेशनल टीचर अवार्ड। और वहीं इस साल मिला है दुर्गाराम और सुनीता को। दुर्गाराम इनको क्यों मिला? तो इन्होंने 400 बालक जिनकी तस्करी की जाती थी उनको मुक्त करवाकर उनको शिक्षा की ओर बढ़ावा दिया है। सुनीता देवी इनको क्यों मिला? ये साइंस की टीचर थी और जो मुक बधिर बालक बालिकाएं होती हैं उनको क्या करती है? पढ़ाती है, उनको शिक्षा देती है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकता है, एग्जाम में भी आ सकता है। दुर्गाराम और सुनीता किसकी बात करेंगे? नेशनल टीचर अवार्ड की बात करेंगे। और यह था हमारा आज का अंतिम प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। जिन्होंने भी अभी तक शिक्षा द्वार परिवार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इसी के साथ में हमारी प्रतिदिन ये स्ट्रेटेजी की क्लास, इसके साथ में हमारे जो हम पीछे दे चुके हैं राजस्थान जियोग्राफी 1 रिपोर्ट बजट, वो भी जाके जरूर देखेगा। तो आपसे जल्द मिलते हैं, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।